नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे साथ विश्लेषण के लिए नमन मिश्रा जी। अब नमन मिश्रा जी पंचनामा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये सब तो आप लोग जानते होंगे, जो खास करके बिहार के दर्शक देखते हैं, क्योंकि बिहार बेस्ड इनका शो अधिक होता है। किंतु इनके बारे में एक पॉलिटिकल टर्म में ये कहा जाता है, बिहार के सर्जन है, पॉलिटिकल सर्जन है, जो चीर-फाड़ करके रखते हैं राजनीति के विश्लेषण में। अ, और नमन भाई आज पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं। नमन भाई, स्वागत है अभिषेक तिवारी शो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरे दिल की गहराइयों से सबका अभिवादन, सबको धन्यवाद। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज जो 4 चरण का बिहार का चुनाव हो रहा है, बहुत खुलकर इतनी गर्मी के बावजूद लोग आए हैं, तो सभी मतदाताओं को एकदम करबद्ध प्रणाम। नमन भाई, वैसे तो 4 लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं, जमुई, औरंगाबाद, नवादा, इन सब जगहों पे हो ही रहे हैं, गया में भी हो रहा है। किंतु मैं औरंगाबाद से शुरू करूंगा। राजपूत समुदाय की नाराजगी का इकोसिस्टम जो गुजरात से गूंजा, वो गूंजते गूंजते कितना प्रतिशत, जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से कहें कि जो मानसून सेशन चलता है, जब मानसून की बरसात चलती है तो धीमी पड़ती है, तो गुजरात से जो चला पश्चिमी यूपी होते हुए बिहार के चित्तौड़गढ़, जिसको कहते हैं बिहार का चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद, वहां कितना दिखा है और इस वक्त क्या लग रहा है कि वहां पर क्या रुझान आप देखते हैं, किसकी तरफ पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, 2 तरह से इन चीज़ों को मुझे लगता है कि देखना चाहिए। मैं उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट हाइपर लोकल लेवल पे भी समझा देता हूँ, और जो राष्ट्रीय राजनीति जो आपने जिक्र किया जिसका, देखिए राजनाथ सिंह की एक तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें प्रधानमंत्री के जो फूल माला थी उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और बड़ी असहजता से निकल जाते हैं। तो उसे कहीं दिमाग में पिन कर लीजिए। फिर आप काराकाट में जिस तरीके से पवन सिंह गए हैं, इसे भी कहीं पिन कर लीजिए। लगातार पिछले 1.5 साल से आरा के सांसद का टिकट कट जाएगा, इसे भी कहीं पिन कर लीजिए। ये सारे पॉइंटर्स हैं, इस बात के इशारे हैं कि बिहार में जातीय गणना के बाद सबसे कमजोर वर्ग अगर कोई सवर्ण में आया है, मैं लाला की बात नहीं करूंगा, कायस्थों की बात नहीं करूंगा, तो वो राजपूत वर्ग है। राजपूत वर्ग ट्रेडिशनली भाजपा का वोटर माना जाता है, लेकिन आप जब भी किसी मजबूत राजपूत नेता की जिक्र कीजिएगा बिहार में, तो वो अक्सर आपको राजद में ही मिलेंगे। बिल्कुल। एक बड़ा दौर रहा है, मैं कई नाम ले सकता हूँ, कई बहुत बड़ा दौर रहा है जिस दौरान ये वोट रघुनाथ सिंह हमेशा और आज भी जी, और ये वोट उधर खिसकता रहा है। लेकिन इस बार ये वोट वर्ग ये भी देखेगा कि जिस नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराई, जिससे वो नाराज भी है, वो किधर है। और एक और बात हाइपर लोकल लेवल पे मैं इसको समझा दूं कि औरंगाबाद में जो प्रत्याशी गए हैं महागठबंधन की तरफ से, अभय कुशवाहा, वो जदयू के ही हैं, जदयू के ही रहे हैं, और विभिन्न पदों पर रहने के बाद, जदयू के तरफ से रिप्रेजेंट करने के बाद, अंततः उनका जो चॉइस ऑफ वहां से था कैंडिडेचर, बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, खास तौर पे मैं व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता था कि वो एक बेहतर विकल्प हो सकते थे विधानसभा की किसी सीट पर, लेकिन एकाएक उनको इतना बड़ा जिम्मेवारी दे देना। और मैं आपको ये बोल दूं, दबी जुबान में कई भाजपा के नेता, एनडीए के नेताओं ने उनकी पैरोकारी की है कि उनको टिकट मिले महागठबंधन की तरफ से। ये क्या इशारा है, ये मुझे सच पूछे तो अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन हैविंग सेड दिस, औरंगाबाद में जो वर्तमान सांसद है सुशील सिंह, उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। उनकी स्थिति उन सीटों में से है जो बिहार में कमजोर सर्वे में आई थी। हमारे पास जो दिल्ली के भ्रमण के दौरान जो सर्वेज अलग अलग जो कंपनीज काम कर रही थी, उनसे जब हमने बातचीत की तो अंदर की कुछ बातें छन कर आई थी। उसमें मैंने बताया था दर्शकों को, समस्तीपुर एक ऐसी सीट है, जहानाबाद एक ऐसी सीट है जो कन्फर्म हार जाएगी एनडीए, अगर कोई अमूलचूल परिवर्तन ना किया जाए। तो देखा आपने कि समस्तीपुर में एकदम चिराग पासवान ने एक पूरा कर्व ड्रॉ कर दिया पूरा। हाँ, मतलब वो उससे बड़ा और उससे बड़ा रिस्क कोई ले नहीं सकता था। बट हैविंग सेड दिस, वो तो वैसे भी लॉस्ट कॉज था। अगर वहां पर इतनी बड़ी रिस्क लेकर उन्होंने, भूमिहार समाज अब सांभवी के पक्ष में है, दलित समाज उस पर आएंगे, क्योंकि वो एक अलग विश्लेषण का केंद्र है, वो एक अलग ही समस्तीपुर में चिराग पासवान ने जो खेल किया है, मुझे लग रहा है दिस इज वेरी स्मार्ट मूव। ये रेफरेंस क्या था, कहीं ना कहीं इसी तरीके का परिवर्तन वहां होना चाहिए था औरंगाबाद में भी, लेकिन वो नहीं दिखा। अब बताता हूँ एक और बात, आपने चित्तौड़गढ़ कहा, इसे आप जान लीजिए कि मेरे एक
शिष्य ने जब इंटरव्यू लेना चाहा था उनका, और इंटरव्यू हुआ भी बाद में, उस दौरान उसने इंट्रो में कह दिया था चित्तौड़गढ़, मिनी चित्तौड़गढ़। वो इतने नाराज हो गए थे कि इंटरव्यू देने से मना कर दिया था उन्होंने। तो आप समझते कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी कितनी तगड़ी है। अब हम एक बात और मैं बोल दूं जो शायद बहुत लोगों को जचेगा नहीं। देखिए, चुनाव है, पैसों का लेन देन खूब होता है। चुनाव आयोग ऑब्वियसली एक मॉनिटरिंग एजेंसी है, लेकिन कई चीजें इनके लूप से बाहर चली जाती हैं। वो मैं खत्म ही कर लेता हूं उसको। तो औरंगाबाद में कहीं ना कहीं आप जब उसको, अगर आप मुझसे पूछिए कि भाई ठीक है ये सब चीजें तो तथ्य हैं, अब होगा क्या? देखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, कितना भी खराब है अपना है, ये वोटर्स मानकर चल रहे हैं। अब सीधी बात यही है कि सुशील सिंह वहां से अगर लड़ रहे हैं तो उन्हें मोदी, राजनाथ, इन लोगों ने भेजा है, लोगों को ये लगता है। और मैं फिर एक बार कह दूं कि सुशील सिंह के खिलाफ तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन अभय सिंह बाघ के सामने बकरी की तरह है। मुझे ये सब बात बोलने में परहेज नहीं होता है। अभय कुशवाहा को यूज किया था अगर दूसरे तरीके से तो बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन एकाएक राजद के पास लगा जैसे प्रत्याशी ही नहीं है, 1-2 सीटें नहीं, कई सीटों पर प्रत्याशी लगा कि राजद के पास है ही नहीं। और ये एक वाइल्ड फैसला है जो राजद को कभी मैंने फायदा नहीं पहुंचा सकता। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और इन लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक विधानसभा में पाने के लिए सारे कुशवाहा को इस बार लड़ाने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है यही होगा औरंगाबाद में। ये पता है, ये कुछ नमन भाई, जब बिहार का मैं विश्लेषण करता हूं ना, तो मैं कहता हूं बेस्ट एग्जांपल आप देखिए सारण सीट। पूरे 5 साल राजीव प्रताप रूढ़ी जो है चुनाव हारते हुए नजर आते हैं। 2 दिन पहले राजपूत समुदाय के लोग कहते हैं इसको हरा देंगे, ये तो अपना आदमी है। ये कास्टिज्म से इतर एक रियलिटी बता रहा हूं, कास्टिज्म तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी इस बार भी जो अचानक से फाइट में नजर आए हैं, उसका कारण अगर नॉर्मल राजद कैंडिडेट वहां से खड़ा होता तो संभवतः अधिक उसको फायदा होता। लेकिन रोहिणी को देकर के एक बार फिर से जो साबित करने का प्रयास किया गया, एकदम से मैं देखता हूं कि जैसे जैसे पटना से आगे बढ़ेंगे 25 किलोमीटर के आगे, तो वो एटमॉस्फेयर बदलने लगता है। आते हैं गया सीट पर, मांझी के हाथ में तो लग रहा है कि मौका भी लगा और नौका भी लगा भाई, है ये तो भाई गजब हो गया है। मतलब वन साइडेड खेल जा रहा है गया में, क्या जा रहा है? देखिए, मांझी जी के बारे में आपको एक बात बताऊं, बड़ा मजेदार है ये कि मांझी जी को ये सीट जब दी गई थी तो एनडीए के लोग ही कह रहे थे, मुझे याद है, कि मांझी जी जीतेंगे नहीं, फंस गए बेचारे। फिर यही बात उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी कही गई थी, लेकिन मांझी जी जब गए तो उनका तो विरोध पहले दिन ही हो गया। हालांकि उपेंद्र जी का भी हुआ, लेकिन मांझी जी का पहले दिन ही विरोध हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुआ उनको कि यार ऐसा ना हो कि जदयू वाले खेल कर जाए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इस क्षेत्र में पासवान की वोट इतनी ज्यादा है कि चिराग पासवान का चेहरा बड़ा निर्णायक हो जाता है। और मांझी अपना वोट ले लें, और चिराग पासवान ने, आपको बता दूं कि मित्रवत क्या किया है। अगर इस तरीके से एनडीए एकजुट रह जाए तो विधानसभा चुनाव में भी बहुत अभूतपूर्व इनके हक में फैसला आएगा। चिराग पासवान ने क्या किया, नीतीश से डिफरेंसेस सॉर्ट किए ही उन्होंने अपने लोगों को उतार दिया है गया में, और लगातार पिछले 15-16 दिनों से वो लोग मांझी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, पासवान टोलों में जा रहे हैं, चिराग पासवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो गिवन मोदी, फिर चिराग पासवान, और फिर मांझी तो वहां है ही, मांझी तो वहां के हमेशा से स्टार रहे हैं। और ये फैक्टर्स अगर जोड़ देते हैं आप, तो मुझे लगता है कि जो उनके सामने जो खड़े हैं पासवान समाज के ही व्यक्ति हैं, तो चिराग पासवान और फिर सरबजीत में जब आप जोड़ घटाव कीजिएगा तो मुझे लगता नहीं है कि चिराग पासवान के सामने वो कहीं टिक पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मांझी जी को यहाँ से बहुत एक आसान सी जीत मिल रही है। अब महागठबंधन कहने के लिए तो ये कहेगा ही कि वहां से हम भी जीत रहे हैं। आज तेजस्वी ने चारों, वो अलग बात है। हाँ, वो आज कहा तेजस्वी जी ने कि हम चारों सीट जीत रहे हैं। जाते हैं जमुई, अर्चना रविदास जी का इंस्टाग्राम वीडियो भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है भाई, मानना पड़ेगा। और लेकिन राजनीति में हम उसकी बात नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण भारती की लिटरेसी, अरुण भारती का एक जिसको कहते हैं सीरियस जेस्चर, बड़ा सीरियस अपने आप को प्रोजेक्ट किए कि वो बहुत सीरियस नेता है। लेकिन मोदी जी की पहली सभा, राजनाथ सिंह का आना, नीतीश जी का खड़ा होके सब कोई वोट देगा ना जी, ये एनडीए जितना एकजुट नजर आ रहा है टेक्निकली, ग्राउंड पर इवन प्रचार प्रसार में भी महागठबंधन उतना एकजुट नजर नहीं आया है। उसका कारण क्या? बहुत सही बात कहा अभिषेक भाई। नहीं देखिए, वो जमुई की सीट पर नामांकन के दिन मैं वहां मौजूद था,
और बड़ा विचित्र बात था कि सभी लोग मेरे आसपास ही ठहरे हुए थे। जहां मैं था तो अर्चना रविदास जी के लोग, चिराग जी के लोग, उसी होटल में सब लोग ठहरे हुए थे। मजेदार बात जानिए, अर्चना रविदास अपने नामांकन में जब गई तो आप तस्वीर निकाल कर लगाइए, इसमें मैं कहूंगा, आप बताइए कि कौन बड़ा नेता वहां पहुंचा था राजद की तरफ से? सही, कोई नहीं पहुंचा था। और आपको बता दूं कि आप मंच का तस्वीर लगाए जिसमें नॉमिनेशन के बाद पहुंचे थे चिराग पासवान जी के जीजा, आप उस मंच पर देखिए, सारे डिप्टी सीएम, सारे पांडव जो कहा जा रहे हैं आजकल एनडीए के, चाहे मांझी हो, यो हो, सभी लोग पहुंचे थे। और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया कि हम लोग मोदी के परिवार हैं, हम एकजुट हैं। और ये एकजुटता इनके लिए सबसे बड़ा हथियार इस बार के चुनाव में हो गई है। और रही बात वोट समीकरण की, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि सच बात है कि एंटी इनकम्बेंसी चिराग पासवान जी के खिलाफ भी जमुई में तगड़ी थी। चिराग पासवान जी जमुई में इस बार इट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट इलेक्शन फॉर हिम एज वेल। तो उसको नेगेट करने के लिए चिराग पासवान बहुत स्मार्टली खेला है। उन्होंने अपने जीजा को आगे कर दिया है, और जैसे ही उन्होंने खुल के नहीं कहा कि मैं छोड़ रहा हूं जमुई सीट, अंत तक वहां की जनता को भी उन्होंने लूप में रखा। और अंततः जब उन्होंने अपनी जगह जीजा को वहां उतारा तो ये कहा कि मैं ही लड़ रहा हूं, ये नहीं लड़ रहा है, मैं छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि 2 जगह सांसद मैं नहीं बन सकता हूं। तो रामविलास पासवान जी वाला वो कोट कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली। मैं अपने ही प्रॉक्सी से इसको हैंडल करूंगा। तो बेसिकली जमुई का एमपी चिराग पासवान ही होंगे, और ये वहां के सभी को पता है। अब जातीय समीकरण पे मैं बात करूं थोड़ा सा, क्योंकि डिफिकल्ट है जातीय समीकरण में वहां पे जीत पाना। लगभग 6 लाख के आसपास मुसलमान यादव मिलाकर राजद का वोट सीधा हो जाता है। अब आप सोचिए कि इस वोट बैंक को कैसे आप नेगेट कीजिएगा, क्योंकि अगर इसके सामने आप इसमें रविदास जोड़ दीजिए, 70,000 वो हो जाता है। 1.5 लाख के आसपास ब्राह्मण भूमिहार वगैरह हैं, राजपूत एक अच्छी खासी जनसंख्या है, उसको जोड़िए। अब सुमित सिंह का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, नरेंद्र सिंह के परिवार का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। नरेंद्र सिंह अगर या सुमित सिंह अगर विरोध करते चिराग पासवान का तो बहुत डिफिकल्ट होता। लेकिन चिराग पासवान ने क्या दिमाग पाया है, क्या खेला है उन्होंने, मैं बार बार समस्तीपुर जाने के लिए मजबूर हो जा रहा हूं। मैं भी जा रहा हूं। देकर, एक सीट अशोक चौधरी की बेटी को देकर उन्होंने जदयू में रिश्तेदारी कर ली और नीतीश कुमार से दोस्ती हो गई। और सुलह के नाते अब सुमित सिंह दौड़ दौड़ कर उनके जीजा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं ये खुल के कहता हूं कि अगर मंच के पीछे जाकर सुमित सिंह ये भी कहते होंगे कि हम आ गए हैं लेकिन तुम वोट मत देना, तब भी कोई वोटर विश्वास नहीं करेगा। वो कहेगा आप साथ बैठे हैं और हमको कह रहे हैं वोट खिलाफ देने के लिए। दैट मीन्स कि लड़ाई जमुई में बहुत तगड़ी है कागज पर, लेकिन अर्चना रविदास को खुद जब माँ ही दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा कुपोषित नहीं होगा। राजद ने पता नहीं किन परिस्थितियों में इनको टिकट दिया, और टिकट देने के बाद और बचा खुचा कभी कसर पूरा कैसे पूरा हुआ? बचा खुचा कसर तो खुद पूरा कर दिया तेजस्वी यादव ने अपने मंच पे वो भाषण दे रहे हैं, नीचे से चिराग पासवान को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। 24 से 48 घंटे पहले ये वीडियो वायरल होता है। ये पूरी तरीके से सिंपैथाइज कर देता है इंडिया के वोटर्स को कि अगर ये जीत जाएंगे राजद के लोग तो ये गाली देंगे इसी तरीके से। जब बड़े नेता को गाली दे सकते हैं तो हमारी आपकी हैसियत क्या है अभिषेक जी? सही ये वोटर्स सोच के जाएंगे तो अग्रेसिव वोटिंग करेंगे। और अभी तक मैं देख रहा हूं कि 45 के आसपास % के आसपास वोट हो गया है, जो कि बढ़िया कहा जाएगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वो दिख रहा है मुझे एग्रेशन, मुझे वही वीडियो वाला एग्रेशन दिख रहा है नमन भाई। 4 बजे के आसपास मतलब वोटिंग कई जगहों पे खत्म हो गई वहां पे, लेकिन फिर भी लोग गर्मी के बावजूद वोटिंग किया। अच्छा, एक और वीडियो आज वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग के हाथ पर आपको याद देखे होंगे चोट लगा है, और वो कह रहा है कि मैं गया था चिराग को वोट करने के लिए और लालू पार्टी वालों ने मुझे पीटा है, मेरे बेटे को पीटा है, कत्ल कर देंगे। अब बताइए, इस तरीके के वीडियोस अगर वायरल हो, मैं खुद कहता हूं आपको एक बात, ठीक है तेजस्वी यादव की गलती नहीं कि उनके कार्यकर्ता गाली देते हैं चिराग पासवान को, लेकिन अगर तेजस्वी यादव इस वीडियो का कंसेंट लेते हैं और अगर वो आगे बढ़कर मोरल हाई ग्राउंड लेते हैं और 2-3 लोगों को अपनी पार्टी से निकाल देते हैं कि इन लोगों को मैंने चिन्हित कर दिया है, ऐसे करेंगे दोबारा तो किसी को भी मैं निकाल दूंगा पार्टी से, तो एक बढ़िया मैसेज आता। लेकिन आपने क्या किया, पता नहीं कौन रणनीतिकार है आपका, कौन सलाहकार है आपका, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। इतनी आसान जीत आपने दे दी अर्चना रविदास, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को थाली में परोस कर दे दिया एक तरीके से। जहां लड़ाई थी, आप बार बार समस्तीपुर पे जा रहे थे, इस बार अब मैं जाऊंगा। अगर समस्तीपुर भी चिराग पासवान जीत जाते हैं नमन भाई, सो एक जो मैसेज होगा वो लाउड एंड क्लियर कि बीजेपी भी संभवतः अपनी 1-2 सीटें इधर उधर हो गई, जेडीयू की तो श्योर शॉट हो रही है, लेकिन एक बार फिर से आपने 5 ही सीट दी, 6 में से कम हो गई, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने 5 की 5 सीटें निकाली। अगर ये होता है तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का गोल्डन पीरियड क्या आप स्टार्ट होते हुए देख रहे हैं?
देखिए मैं तो लगभग, आप अगर मेरे विश्लेषण को देखिएगा तो मैं ये बार-बार बोल रहा हूँ कि चिराग पासवान की लड़ाई ये 24 की है ही नहीं, वो 25 की तरफ देख रहे हैं। और भाजपा भी अब तक चूंकि कोई चेहरा डेवलप नहीं कर पाई है, तो चिराग पासवान सीज अ बिगर अपॉर्चुनिटी इन 25 कि भाई वहां तो चेहरा ही नहीं है। अगर उनके नेचुरल कंटेंडर्स की बात करें तो केवल एक ही दिखते हैं, सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी के पास वो वोट पावर नहीं है कि वो पूरे बिहार में सीएम फेस की तरफ प्रोजेक्ट हो सके। तो जिस तरीके से मैंने प्रिडिक्ट किया था कि चिराग और तेजस्वी के बीच एक लड़ाई भाईचारे के साथ एक तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी, वो हो गई। एक तो गाली वाला प्रकरण हुआ, फिर ये वोटिंग वाला प्रकरण हुआ, फिर कई सीटों पे आमने सामने लड़ाई हो गई। अब चिराग भी खुलकर तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, यहां तक कि जंगल राज की बात याद दिला रहे हैं। ये साबित करता है कि चिराग ने देख लिया है कि आगे मुझे लड़ाई अब तेजस्वी से ही लड़नी है, और भाजपा भी इस लड़ाई में चिराग को पीछे से बैक करेगी। वो तो एक ऑब्वियस है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप नरेंद्र मोदी जी के फोटोज को देखिए तो एक बिलो द लाइन कुछ सेंटीमेंट पढ़ना शुरू कीजिए। वो ऐसे ही माथे के ऊपर हाथ नहीं रखते, एक अभिभावक अपने आप को दर्शाते, बहुत बातें होती है पीछे पीछे। और लास्ट क्वेश्चन, आप सीमांचल भी घूम रहे हैं इस वक्त, सीमांचल इज टफेस्ट बैटल फॉर बीजेपी। तो एक जगजीत सिंह की अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखित रचना है, क्या खोया क्या पाया जग में। क्या लग रहा है बीजेपी क्या खोएगी और क्या पाएगी इस जग में? देखिए, मुझे तो लगता है कि सीमांचल के कई सीटों पर ये आखिरी चुनाव है। सीमांचल को रीडिफाइन करने की एक आवश्यकता भाजपा को मुझे लगता है लगती है। और आप देखिएगा कि आज अमित शाह के कार्यक्रम सीमांचल में ही है, लगातार वो सीमांचल में ही रहेंगे, और पूर्व में भी वो सीमांचल में ही फोकस अपना बढ़ाए रखे थे। तो कहीं ना कहीं सीमांचल की जो सीटें हैं, इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। हम लोग मानते हैं कि यहाँ तो मुस्लिम्स बहुत ज्यादा हैं, अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा हैं, तो ये तो सीट आसान हो जाएगी ना महागठबंधन के लिए। ऐसा नहीं है। इन क्षेत्रों में ओवैसी एक बहुत बड़ी ताकत है, इन क्षेत्रों में पप्पू यादव एक बहुत बड़ी ताकत है। पप्पू पूर्णिया सिंगल हैंडेडली अपनी वजह से रिजल्ट पलट देते हैं, और इस बार तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव मुख्य लड़ाई में है। सबसे ऊपर पप्पू यादव हैं, उनके नीचे संतोष कुशवाहा और बीमा भारती तो लड़ाई से ही बाहर हो गई हैं। एक सभा 4000 लोग तेजस्वी के सामने आए थे, हेलीकॉप्टर की सभा में, मैं वहीं मौजूद था। ये साबित करता है कि ये भी फैसला एक मजबूरी में लिया गया फैसला राजद का था, बस पप्पू यादव को रोकने के लिए। फिर अररिया की बात हम करेंगे। अररिया में इतने सारे मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी वहां से प्रदीप जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मुस्लिम पोलराइज होते हैं तो इसके खिलाफ रिवर्स पोलराइजेशन होता है हिंदुओं का, और वो जीत हो जाती है। कटिहार में भी लगभग मिला जुला के यही स्थिति है। और मैंने देख रहा था, आपके साथ कोई बात कर रहे थे कल, तो किशनगंज की सीट पर बड़ा आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि भाई एकदम किशनगंज तो कांग्रेस जीत जाएगी। मैं बोलूं अभिषेक भाई, किशनगंज पे भी थोड़ा सा शंका रखिए, क्योंकि जो इस बार लड़ाई किशनगंज में हो रही है, बता दूं जावेद के खिलाफ भी तगड़ा माहौल बना हुआ है। मैं तो होकर आया हूं, और अगर ओवैसी के प्रत्याशी अगर जीत जाए या ओवैसी के प्रत्याशी को ज्यादा वोट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये सुनने में बहुत हल्का लगेगा। नहीं, हल्का नहीं लगेगा। मैंने ओवैसी को लेकर के एक बात कही है, एक सेंटीमेंट तो है ना नमन भाई की 4 विधायक दिए थे, 5 विधायक सीमांचल तोड़ दिया राजद, सब आरजेडी तोड़ दिया, तो वो एक तो है ना। और यूथ बड़ा आइडियोलॉज करता है, यूथ मुस्लिम जो है ना, वो ओवैसी को ज्यादा आइडियोलॉज करता है, जैसे कि मोदी जी के प्रति करना भी चाहिए। देखिए करना भी चाहिए। मुस्लिमों के हक की बात कौन करता है इस देश में? ओवैसी करते हैं। बाकी शहाबुद्दीन के साथ क्या हुआ वो आप देखिए। आप देखिए कि राजद के बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ क्या होता है। तेजस्वी यादव के पीछे बैठे नजर आते हैं। किसी में काबिलियत नहीं है। मैं वही कह रहा था, किसी मुस्लिम नेता में काबिलियत नहीं है। का फेस बचाने के लिए किसका नहीं बलिदान दे दिया गया। पप्पू यादव को हटाया गया, बेगूसराय से कन्हैया कुमार को दिल्ली भिजवाया गया, तो वो इम्पैक्ट उधर भी तो पड़ेगा ना भाई। रिवर्स कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे ही ना। ये तो लॉ है, ये तो न्यूटन के लॉ का हिस्सा है। नमन भाई, एक और जाते जाते, चूंकि आप बिहार के चीड़ फाड़ करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव क्या वास्तव में तेजस्वी के भविष्य के लिए इतने चिंतित हैं कि उनके मन में कहीं एक है कि अगर 2025 चूक गया ना, तो संभवतः कहीं सुशील मोदी जी की तरह लाइफ टाइम डिप्टी सीएम वाला ही पोस्ट न रह जाए? लगता है आपको कहीं कहीं? क्या ये जानते हैं, मुझे लगता है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इट गोज इन अ सर्कल।
तो आप सवाल पूछा ना, बड़ा आसान इसका जवाब है। लालू यादव इस प्रदेश के सबसे मजबूत नेता है आज भी, और उनसे नेता ना भूतो ना भविष्यति कभी होगा, क्योंकि जो एक वोट वर्ग उनका डेवलप हुआ है उनके चेहरे की वजह से, वो नीतीश ने नहीं कर पाए, वो रामविलास नहीं कर पाए, और आज उसी की ताकत है कि भाजपा पूरे देश में जीतने का लेकर कॉन्फिडेंट रहती है, लेकिन बिहार में उसे मेहनत करना पड़ता है, नीतीश के सामने झुकना पड़ता है, उसे जातीय गोलबंदी तोड़नी पड़ती है, भाजपा सवर्णों को छोड़कर अति पिछड़ा को आगे करती है, जिसके कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट्स या राज चौधरी, हरी सहनी है, इन नेताओं को आगे करके, और यादव समाज के नेताओं को। लेकिन लालू यादव जब बिहार में कमजोर हुए थे नीतीश के सामने, और जब सरकार नहीं बन पाई थी और नीतीश की सरकार बनी थी, तो याद कीजिए अभिषेक भाई, शायद आप भी छोटे होंगे, हम दोनों छोटे होंगे बहुत समय, उस समय क्या हुआ था कि लालू यादव को केंद्र में कांग्रेस ने जगह दिया था, इज्जत दिया था, रेल मंत्री बनाया था, और सारे परिवार गाय गरू के साथ लालू यादव दिल्ली चले गए थे लुटियंस में रहने के लिए। उन्होंने मान लिया था कि उनकी राजनीति समाप्त हो गई, उस प्रदेश में वापस नहीं आएंगे, बहुत सही बात, तमगा लग गया है, अपहरण तंत्र, डॉक्टरों का साथ जो दुष्कर्म होता था, जो गलत होता था, महिलाओं के साथ गलत होता था, जंगल राज का नैरेटिव था, इससे वो जानते थे कि अब जीत नहीं पाएंगे कभी। और आपको विचित्र बात यह है कि जिस तरीके से लालू की राजनीति को 15 में नीतीश कुमार ने जिंदा कर दिया, उसी तरीके से तेजस्वी यादव 2019 में जो चूक गए थे मौका, उसके बाद उन्हें जल्दी मौका मिलने वाला नहीं था। फिर नीतीश कुमार ने सत्ता में लाकर वो 16 महीने का एक नैरेटिव दे दिया उनको कि हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। अब बताइए, 2 करोड़ की 1 करोड़ नौकरी देने की बात उन्होंने कह दी है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर देंगे वो नौकरी? क्या वो पीएम बन रहे हैं? माने अगर एक बात बड़ी अच्छी कह दी सम्राट चौधरी ने कि जब उनके पिताजी रेल मंत्री थे और उन्होंने नौकरियां दी और नौकरियां दी तो क्या लिया? जमीन लिया बदले में। और अब बिहार में अगर 1 करोड़ नौकरी देंगे तो आप बताइए अभिषेक भाई, बिहार में इतना जमीन है? बिहार में तो इतना जमीन नहीं है जी, यूपी का भी जमीन लेना पड़ेगा, खास महल लेना पड़ जाएगा पूरा बंगाल तक। आरजेडी को एक इंफॉर्मेशन पता नहीं है, आज मैं आपके चैनल पे दे देता हूं आपके लिए भी। आरजेडी को लग रहा है कि नौकरियां दी बहुत अच्छा, लेकिन जब आप स्टूडेंट से बात करेंगे तो डोमिसाइल नीति को लेकर के बहुत क्रोध है कि जिस प्रकार से यूपी के लोगों को डोमिसाइल और ये चीजें मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी के लिए बड़ी डिफिकल्ट है समझना, उनके सलाहकारों को भी समझ में नहीं आ रहा। पूरे बिहार में इतना चालाक उनको यादव नहीं मिला सलाहकार कि उन्होंने ले आना पड़ा उनको हरियाणा से। अब यही साबित करता है कि बिहार के यादवों के मुंह पर तमाचा किसने मारा है। सही बात। एक आखिरी बात कहूंगा कि जिस तरीके से उनकी राजनीति लालू की जिंदा की नीतीश कुमार ने, उसी तरीके से थोड़ा सा तुलसी दे दिया है तेजस्वी की राजनीति को नीतीश कुमार ने। हालांकि मैं खुल के कह दूं आपको कि 15 में की तरह अगर 25 में, माफ कीजिएगा, अगर पुराने नीतीश कुमार की तरह अगर 25 में तेजस्वी यादव गड़बड़ा जाते हैं, खुदा ना खास्ता गड़बड़ा जाएगा, तो जानते हैं उसके बाद तेजस्वी यादव को उठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीछे से मुकेश सहनी, संतोष सुमन, चिराग पासवान ऐसे नेता उभर कर आ रहे हैं जो इनसे कहीं ज्यादा काबिलियत रखते हैं और जिनमें राजनीतिक पोटेंशियल बड़ा है। ये बात बोलने से किसी पत्रकार को परहेज नहीं करना चाहिए। हम सभी को यथार्थवादी होना सबसे पहले जरूरी है। नहीं बिल्कुल। अब आप देखिए, मुकेश सैनी का पोटेंशियल है, तभी तो राजद 2 बार सोची, 3 बार सोची और फाइनली कहा नहीं यार 2 सीट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताते हैं अभिषेक भाई, जब से मुकेश सहनी आए हैं ना, तब से इनकी सभाएं बढ़ गई, सभाओं में भीड़ बढ़ गई और तेजस्वी यादव के चेहरे पर जो गायब हो गई थी हंसी थोड़ी वापस आई है। वो हेलीकॉप्टर फैक्टर है ना? नहीं वो हेलीकॉप्टर फैक्टर भी तो है। हाँ, हेलीकॉप्टर फैक्टर भी है। वो साधु यादव का फेमस बयान, अरे मुकेश सहनी के पास है भाई जी। तो चलिए इस नोट पे आज के संस्करण को, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट भी है, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट भी है। नहीं उसका असर देखिए, झंझारपुर का रिफ्लेक्शन आपको डायरेक्टली मधुबनी में दिखेगा, वो मैं आपके स्टूडियो में आके स्पेशली चीर-फाड़ करूंगा, वो क्यों दिखेगा। ठीक है, तो इस नोट पे आज के संस्करण को समाप्त करेंगे। आज हमारे साथ पहली बार नमन मिश्रा भाई जुड़े थे, वही पंचायत वाले डॉक्टर साहब। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर।